गुड मॉर्निंग बच्चों, बढ़िया सब ठीक है। चलो, अपन ने जो पिछली अपनी क्लास थी उस क्लास में अपन ने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड पार्ट का लोकतंत्र, उसके बारे में अपन ने कुछ बातें की थी। मैं आपको एक बार थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इस वाले चैप्टर में लोकतंत्र के अर्थ की हमने बात करी थी। लोकतंत्र के अर्थ की हमने बात करी थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको इसको लर्न करके आना है, इसको समझ के आना है, क्योंकि हमने एक छोटा सा पोर्शन स्टार्ट किया था। क्योंकि मैंने कहा था कि आपके ऊपर में अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पोर्शन है ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आपको स्ट्रेस में किसी भी तरह के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसीलिए आपका जो पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें मैंने जो करवाया था अपना जो था लोकतंत्र का अर्थ हो गया था अपना, और हमारे पास लोकतंत्र की परिभाषाएं भी आ चुकी थी। इट मीन्स कि हमने लोकतंत्र के अर्थ की बात की, हमने उसके बाद में लोकतंत्र की परिभाषा की बात करी। लेकिन अब आगे चलने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि लोकतंत्र का अर्थ समझ लेना ही काफी नहीं है, लोकतंत्र की परिभाषा को समझ लेना ही काफी नहीं है। हमारे पास लोकतंत्र के लिए जानने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपन ने बात करी थी कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस भाषा से हमने इसको लिया था, ग्रीक भाषा से लिया था जो दो शब्दों से मिलकर बना था, हमने ये सारी बात करी थी। तो इसके लिए हमको लोकतंत्र के पूरे सर्किल को समझना आवश्यक है कि हमको समझना है कि इसके कितने रूप होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके सिद्धांत क्या है, इसमें ये किन किन चीजों से, किन किन विचारधाराओं का इस पर प्रभाव है। तो आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपन एक नया टॉपिक लोकतंत्र से रिलेटेड ही शुरू करने वाले हैं। वो है अपना लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतंत्र के विभिन्न रूप। ठीक है कि इसके कितने रूप हैं। तो मैं आपको पर्टिकुलरली एक नॉर्मल वे में आपको यहां पर मैं बता रही हूं कि लोकतंत्र के 4 रूप होते हैं। पहला, इसको मैं साइड में लिख देती हूं क्योंकि हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे, इसीलिए मैं इसके नीचे इसको लिख देती हूं कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप। हमारा फर्स्ट है राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है हमारा? राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा है हमारा सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, हमारा थर्ड है आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, फोर्थ है हमारा नैतिक लोकतंत्र। ठीक है कि लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप कितने हैं। तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं ये 4: राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब हमें जो बात करनी है वो फर्स्ट हमारा राजनीतिक लोकतंत्र की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम अपने फर्स्ट जो हमारा रूप है इसके फर्स्ट की हम बात करेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसी के बारे में छोटी सी जानकारी दे रही हूं कि राजनीतिक लोकतंत्र, अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो लोकतंत्र के बारे में बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित थी। जैसे कि अगर हम प्राचीन लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें वो राजनीतिक लोकतंत्र का जो रूप था वो राजनीतिक नहीं था, इसीलिए उसको उदारवादी लोकतंत्र कहा गया। क्या कहा गया कि यदि हम प्राचीन समय में इसे उदारवादी
इसे उदारवादी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है कि प्राचीन समय में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र के रूप से भी जाना जाता था, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ उसके बाद में इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। इसीलिए आधुनिक समय में इससे जो पूंजीपति जो देश हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ने लगा। इसीलिए आधुनिक समय में राजनीतिक लोकतंत्र को एक तरह से पूंजीवादी लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाने लगा। लेकिन इसके बाद में कुछ ऐसे विचारक हुए, कुछ ऐसी विचारधारा इसमें शामिल हुई जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। तो ये जो थी कि सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र को प्राचीन समय में उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता था। अब उदारवादी लोकतंत्र क्यों कहा जाता था? क्यों? क्योंकि जब हमने फर्स्ट में बात करी थी कि लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन। अब जनता का शासन है तो जिसमें उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यानी कि अहमियत किसको दी जाएगी? उसमें जनता को ही दी जाएगी। मतलब व्यक्ति की सुविधाओं का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। कि उदारवादी लोकतंत्र कहता है कि इसमें व्यक्ति की सुविधा यानी कि जनता की सुविधाओं का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन समय परिवर्तन के साथ में बहुत सारी विचारधाराओं का इस पर प्रभाव पड़ा, पूंजीपति विचारधारा इसमें शामिल हो गई, लेकिन फिर भी उसके बाद में बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। इसीलिए आधुनिक समय में आधुनिक समय में इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा जाने लगा। समझ में आ गया कि हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि प्राचीन समय में राजनीतिक लोकतंत्र का कौन सा रूप प्रचलित था? उदारवादी। आधुनिक समय में राजनीतिक लोकतंत्र का कौन सा रूप प्रचलित था? पूंजीवादी लोकतंत्र। ये वाली चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब आधुनिक विचारधारा जो थी हमारे पास में, उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप बताए। इसको मैं इरेज कर देती हूं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र में, जिसकी हमने बात करी कि मेरे मार्कर में शायद इंक खत्म हो गई है, उदारवादी लोकतंत्र की हमने बात की, ठीक है। दूसरी हमने इसी की बात चल रही है, ये दोनों इसी में चल रहे हैं। पूंजीवादी लोकतंत्र की बात की हमने कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र के प्राचीन, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, प्राचीन रूप में लिख रही हूं इसका, ठीक है। और इसमें मैं लिख रही हूं आधुनिक रूप, ठीक है। यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्राचीन रूप जो था, यानी कि प्राचीन समय में जो इसका लोकतंत्र का रूप प्रचलित था, वो किस नाम से जाना जाता था? उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था। और आधुनिक समय में लोकतंत्र को किस नाम से जाना जाता था? पूंजीवादी लोकतंत्र। अब हम इसमें भी दो पार्ट कर रहे हैं कि उदारवादी, देखिए इसके भी हमने दो पार्ट किए हैं कि उदारवादी लोकतंत्र जो थे, विचारक जो थे, उन्होंने भी लोकतंत्र के दो रूपों की बात की। यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में इसलिए आपको दिमाग पे आएगा कि
हमने पहले अर्थ की बात कर ली, हमने परिभाषा की भी बात करी, हमने इसके विभिन्न रूपों की बात करी, जिसमें हमारा फर्स्ट चल रहा है राजनीतिक लोकतंत्र। अब राजनीतिक लोकतंत्र में भी हमने दो की बात करी है कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र। हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट के 2 पार्ट हो गए हैं, अब फर्स्ट के भी 2 पार्ट हम करने जा रहे हैं, वो इसीलिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उदारवादी लोकतंत्र ये, यानी कि उदारवादी विचारकों ने मेरे इसमें मार्कर में बहुत मुझे लग रहा है कि इंक खत्म हो गई है। उदारवादी जो विचारक रहे हैं, उदारवादी विचारकों ने भी लोकतंत्र को या लोकतंत्र के इस रूप को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने इसको 2 भागों में बांटा है कि एक राज्य के एक प्रकार के रूप में और दूसरा है हमारा शासन के एक प्रकार के रूप में। यानी कि अगर हम उदारवादी विचारकों के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि उदारवादी विचारक क्या कहना चाहते कि व्यक्ति की सुविधा, व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन्होंने, जो उदारवादी विचारक हैं, उन्होंने अपने लोकतंत्र का जो उन्होंने स्वरूप बताया है, उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यानी कि हमने इसको कहा है कि राज्य के फर्स्ट जो उन्होंने बताया है वो है शायद मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। फर्स्ट जो है हमारा राज्य के एक प्रकार के रूप में, फर्स्ट जो है वो है हमारा राज्य के एक प्रकार के रूप में, दूसरा है हमारा शासन के एक प्रकार के रूप में, शासन के एक प्रकार के रूप में। देखिए, हमने उदारवादी लोकतंत्र की बात चल रही है यहाँ पे कि उदारवादी जो विचारक हुए हैं, उन्होंने भी अपने लोकतंत्र को या अपने अकॉर्डिंग लोकतंत्र को 2 भागों में बांट दिया है कि पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में, दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में। अब राज्य के एक प्रकार के रूप में जब वो बात करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बात की है कि इसके अनुसार, यानी कि फर्स्ट के अनुसार, कि राज्य के एक प्रकार के में लोकतंत्र क्या है। तो इसका मैं बता रही हूं कि राज्य के एक प्रकार, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूं कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है कि इसमें प्रभु सत्ता जनता में निवास करती है, जनता में निवास करती है। ठीक है, यानी कि हमने फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि इसमें प्रभु सत्ता जनता में निवास करती है। अब मैं आपको उसका अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि सेकंड की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे कि उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के 2 रूप बताए हैं। पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में, दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में। अब राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का क्या अर्थ बताया उदारवादियों ने, क्या मतलब था उनका, क्योंकि हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके हाथ में रहती है, जनता के हाथ में रहती है। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का क्या अर्थ बता रहे हैं उदारवादी कि इसमें प्रभु सत्ता अंतिम रूप से
जनता के हाथ में निहित होगी, यानी कि जनता को पूरा पूरा हक है अपनी सरकार को बनाने का, अपनी सरकार को हटाने का, और अगर वो अच्छा काम करती है तो नेक्स्ट उसको वापस से ले लेगी, और अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो वापस से उसको उसके पद से हटा देगी या गिरा देगी। ये पूरी शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। यानी कि जनता के हाथ में एक कंट्रोल है सरकार का, क्योंकि लोकतंत्र में हमने अंतिम शक्ति किसको दी है? जनता को। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, यानी कि हमने राज्य के प्रकार के रूप में हमने इसमें बात कर ली है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि शासन के एक प्रकार के रूप में हमने बात करी है कि शासन का एक प्रकार, इसके अनुसार लोकतंत्र क्या है? शासन के अनुसार लोकतंत्र के एक रूप में, मैं इसको यहां लिख देती हूं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि कानूनी प्रभुसत्ता पर, कानूनी प्रभुसत्ता पर, कानूनी प्रभुसत्ता पर शासन की सत्ता का नियंत्रण होगा। ठीक है, यानी कि कानूनी प्रभुसत्ता द्वारा इस पर शासन की शक्ति का नियंत्रण होगा। अब इसको समझिए कि क्या कोई भी, जैसे कि हमारा न्यायालय है, सरकार के, इसकी हम बाद में बात करेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें न्याय बनाने का काम या कानून बनाने का काम हमारे पास में, इसके पास होता है व्यवस्थापिका के पास में। लेकिन वो क्या ऐसा कोई कानून बना सकती है जो जनता के फेवर में हो या नहीं हो? क्या वो ऐसा कानून बना सकती है बिना परमिशन के कि वो है ना जनता के लिए सही या गलत हो? इसीलिए हमने यहाँ कहा है कि उदारवादी विचारक जो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ दे रहे हैं, उनके अनुसार कानून की प्रभुसत्ता पर शासन की प्रभुसत्ता का नियंत्रण होना आवश्यक है, कि वो ऐसे किसी भी कानून को मान्यता नहीं देगा जो जनता के हितों की रक्षा नहीं करेगा, जो जनता के अधिकार की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता को पूरा हक है अपने अच्छे बुरे की बात को रखने का, अपने सही और गलत के निर्णय को रखने का। इसीलिए यहाँ पर हमने बात करी है कि कानून की प्रभुसत्ता पर शासन की प्रभुसत्ता का नियंत्रण होना आवश्यक है। बच्चों, आपको फर्स्ट जो अपना पॉइंट था ये राजनीतिक लोकतंत्र में एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने पार्ट के बाद पार्ट की बात करी है, यानी कि पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स की बात करी है। राजनीतिक लोकतंत्र की अपन ने बात करी थी कि राजनीतिक लोकतंत्र का जो विचारक हैं, जो प्राचीन रूप है, उसमें 2 विचारधाराएं प्रचलित थी, एक तो उदारवादी थी और दूसरी थी अपनी पूंजीवादी। यानी कि प्राचीन रूप में अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसे उदारवादी विचारधारा या उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद में बहुत सारी विचारधाराओं का इस पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि पूंजीपति विचारधारा मेन थी, मार्क्सवादी विचारधारा मेन थी, इसीलिए इस पर लोकतंत्र पर पूंजीपति विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और आधुनिक रूप में इसका नाम भी हो गया था एक तरह से पूंजीवादी लोकतंत्र। अब हमने दोनों की ही बात की है कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र या उदारवादी विचारधारा के अनुसार लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करें, लोकतंत्र के अर्थ को हम कैसे बताएं, तो इन्होंने भी अपने 2 पॉइंट्स के अनुसार अपनी लोकतंत्र को रखने की या लोकतंत्र के अर्थ की बात करी है। जैसे कि फर्स्ट था अपना राज्य के एक प्रकार के रूप में। अब राज्य के प्रकार के रूप में क्या था कि प्रभु सत्ता का अंतिम वास किस में होना चाहिए? जनता में, कि जनता ही सर्वे सर्वा है, जनता के पास ही अंतिम निर्णय है। जनता अपनी सरकार को बना भी सकती है, जनता अपनी सरकार को नीचे गिरा भी सकती है, यानी उसको पदच्युत भी कर सकती है और उसके निर्णय को मानना ही होगा। दूसरी की अपन ने बात करी थी कि शासन के एक प्रकार के रूप में। अब शासन के प्रकार के रूप में यानी कि कानून की प्रभुसत्ता पर किसका नियंत्रण होना आवश्यक है? शासन की
प्रभुसत्ता का नियंत्रण होना आवश्यक है। तो बच्चों ये अपना जो फर्स्ट पॉइंट था, इसके विभिन्न रूपों की अपन ने बात की थी। इसका जो फर्स्ट पॉइंट था अपना राजनीतिक लोकतंत्र, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब अपन अपना सेकंड पॉइंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम अब अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने इसे? कोई बात नहीं, सभी ने कर लिया होगा। अब एक चीज और कि इस वाले पॉइंट को, सामाजिक लोकतंत्र को क्लियर करने से पहले हम आपके छोटे से 2-3 पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे कि अपन ने लास्ट वाले पॉइंट की बात करी थी कि उसमें भी लोकतंत्र के कुछ रूप प्रचलित हैं कि अगर हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ रूप प्रचलित हैं। जैसे कि फर्स्ट है अपना प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा है अपना अप्रत्यक्ष या इसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष, या हम अपने प्रतिनिधि लोकतंत्र को कह सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें डायरेक्ट हम इसमें अपनी सहभागिता को नहीं निभा रहे हैं। तो अगर हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने 2 मुख्य रूप सामने आ रहे हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। मैं एक डायग्राम से आपको उसको समझाती हूं। जैसे कि ये पूरी की पूरी जनता है, यहाँ पे सारे सभी लोग भीड़ है, जनता है, ठीक है, ये हमारी पूरी जनता है। ये पूरी जनता मिलकर अपने एक प्रतिनिधि या एक व्यक्ति को चुनती है। समझ में आया कि हमारी ये पूरी जनता है, ये डायरेक्ट अपने एक व्यक्ति यानी कि अपनी तरफ से एक व्यक्ति को चुनकर भेज रही है, यानी कि इसने सीधे इस व्यक्ति का चुनाव किया है। तो वो किस में आ जाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाएगा। प्रत्यक्ष मीन्स प्रत्यक्ष, सीधे हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव सीधे कर रहे हैं, तो किस में आ गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लेकिन इसके उल्टा, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि सारा लोकतंत्र जनता पे डिपेंड है। पूरा अपना सारा काम जनता कर रही है, फेयर हो रहा है सारा काम, हमें पूरा पता है कि सरकार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करी यहाँ पे। ठीक है, अब हम उसी की बिल्कुल उल्टा अगर हम बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें हम स्वयं हिस्सा ना लेकर हम अपने प्रतिनिधि को सरकार बनाने के लिए भेज रहे हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का चुनाव, हम उसमें सीधे हिस्सा नहीं लेते हैं, वो एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब वो प्रतिनिधि कौन है? जिसे जनता ने चुना है। लेकिन जनता ने चुना है यानी कि इसमें 3 स्टेप आ गए। ये जनता है, ये प्रतिनिधि है, ठीक है, और ये हमारी सरकार का निर्माण हो रहा है। यानी कि डायरेक्ट क्या जनता ने सरकार का निर्माण किया? सरकार चलाने में हिस्सा ले रही? नहीं, वो हिस्सा ले रही किसके माध्यम से? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। मतलब अप्रत्यक्ष कि जिसमें जनता स्वयं हिस्सा ना लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि। यहाँ पर हम प्रतिनिधि क्यों लिखा है? कि प्रतिनिधियों के माध्यम से ही वो शासन का संचालन कर रहा है। समझ में आ गया बच्चों? इसको मैं डायग्राम को इरेज कर देती हूँ। 2 की बात हमने करी, हो चुका है, कंप्लीट हो गया है ना अपना, कि हमने प्रत्यक्ष की बात करी, हमने अप्रत्यक्ष की बात करी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें
मैं इसको लिख भी देती हूं कि जिसमें जनता स्वयं शासन के संचालन में हिस्सा या भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। और जिसमें जनता स्वयं भाग ना लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के संचालन में भाग लेती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने यहीं तक बात करी कि कल हम नेक्स्ट अपनी क्लास में सेकंड वाले पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी ये सारी चीजें लर्न करके आना, अच्छे से समझ के आना। ओके, थैंक यू।